हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अपडेट। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि देखिए इसका कल एग्जाम है हिस्ट्री का, भारत में रेडियो सिनेमा या हिस्ट्री सिनेमा का। तो वो देखिए आपको कल्याण रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया ए सोशल हिस्ट्री, जो सेमेस्टर 6 का BA प्रोग्राम। तो इसके हम आज कुछ महत्वपूर्ण कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका हिंदी मीडियम का है, ठीक है। ये देखिए आपको कुछ नोट चाहिए और मैं आपको अब यहाँ से दिखा दूँ इंडेक्स में कि भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास। देखिए इसमें बुक्स वगैरह मिली नहीं थी हमें, तो फिर हम बहुत मेहनत से बुक्स मिली है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या इकाई में बताता पहले कि भारत में ब्रॉडकास्टिंग औपनिवेशिक काल है। सेकंड इकाई में केशकरी के तहत आकाशवाणी का स्थापना और विस्तार। इकाई 3 में भारतीय सिनेमा प्रारंभिक वर्ष। इकाई 4 में नेहरू युग और उसके बाद की सामाजिक फिल्में। ये कुछ हो गए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास। देखिए इसमें प्रश्न उत्तर दोनों दे रखा है, तो प्रश्न उत्तर में आपको वो दोनों दे रखा है, आपको बस देखना है और आपको वीडियो समझना है। और अगर कॉपी भी लिखना चाहे तो कॉपी भी लिख सकते हो। देखिए पहला प्रश्न है औपनिवेशवाद क्या है, भारतीय समाज पर औपनिवेशवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख लेना पड़े हेडिंग कि औपनिवेशवाद के काल में भारतीय समाज ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में भारतीय समाज कैसा था। मतलब विज्ञान और वाणिज्य क्रांतियों जो 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि में फैली हुई। बौद्धिक क्रांति थी जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में राजशाही और चर्चा के सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को घातक झटका दिया। ये पहला पॉइंट आपको हो गया। अब दूसरा लिखना है माल के बड़े पैमाने पर उत्पादन, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में देखिए आपको पढ़ लेना है इसको क्या क्या हुआ था। तो माल के बड़े पैमाने में उत्पादन होता, कच्चे माल की जरूरत हुई थी, दुनिया भर के बाजारों कॉलोनियों तलाश में यूरोपीय देश को पीछे छोड़ दिया गया था। समुद्री यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाने के लिए धन और क्षेत्रों की तलाश में नौकायन किया था। तो ये कुछ है। अब देखिए फिर 1857 के विद्रोह, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है 1857 के विद्रोह में भी क्या हुआ था वो आपको पढ़ लेना है। ये देखिए आपको मैं मेन कुछ पॉइंट है वो पॉइंट बताता हूँ, बाकी और आपको खुद अपने पढ़ लेना है। और अगर आप इसे कॉपी में नोट्स करना चाहते हो तो आप कॉपी में नोट्स कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा और आसान हो जाए। बाकी तो मेरी वीडियो देख के आप समझ ही जाओगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में क्या होता है ये बता दो थोड़ा सा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 का अधीनता भंग कर दी गई थी और भारत औपचारिक रूप से सीधे ब्रिटिश शासन में आया था। और 19वीं शताब्दी के मध्य के ब्रिटिश उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर क्या था, नियंत्रण था। जो भारत में ब्रिटिश शासन लगभग 200 वर्षों तक चला, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों के रूप में क्या किया, शासन किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए कुछ इसको और मेन टॉपिक है कि जैसा कि अंग्रेजों ने भारत के धन को छीनकर भारत को लूट लिया और अपने माल के लिए बाजार के रूप में इस्तेमाल किया और अर्थव्यवस्था बुरी तरह से क्या हुई थी, प्रभावित हुई और गरीबी बढ़ी। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गए क्योंकि वह ब्रिटेन के मशीन से क्या करते थे, उत्पादित वस्तुओं से मेल नहीं खा सकते। तो इसमें पहला था क्या कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कई बदलावों से गुजरी थी। औपनिवेशिक आयों के लिए नकदी फसलों की पैदावार को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था और भूमि पर क्या कर दिया, राजस्व कमान की कारण किया गया था, ठीक है। अब दूसरा आपका भारत ने गंभीर अकाल में देखे जहां लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा भी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। ये आपको दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट में देखिए आपको कर लेना है, बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल आराम से देखिए, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मैं अगर ज़्यादा मैं वो बोलूँगा या आपको बताऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए जो मेन टॉपिक वो मैं आपको दिखाऊँगा, बाकी आपको खुद थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। ये देखिए आपका चौथा पॉइंट आ जाएगा। आपका चौथा पॉइंट में कानूनी अधिकार क्षेत्र के साथ कई सामाजिक सुधार संभव हो गए। सती का उन्मूलन, विवाह योग, आयु बढ़ाना, महिलाओं के लिए शिक्षा आदि ये हो गया। ये आपकी पाँचवा, बिल्कुल आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट लाइए। पाँचवा पॉइंट आपका है गाइस, ठीक है। ये पाँचवा पॉइंट आपको देख सकते हैं। फिर ये छठा पॉइंट आपका है, ये छठा पॉइंट आप देख सकते हैं। और देखिए फिर आपको ये सातवां पॉइंट है। तो जिसका हिस्ट्री का है वो अपना कर लीजिएगा हिस्ट्री का, ठीक है। और जो भाई बहन अगर चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर जरूर किया। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1945 के बाद ही महाशक्तियों ने किस प्रकार उपनिवेश विरोधी संघर्ष में अपनी रुचि प्रदर्शित की, या 1953 से 1980 के बीच एशिया के कुछ नन्हे ड्रैगनों का नाम बताइए। और तीसरा कि 1945 के बाद कौन से महाद्वीप अविकसित रहे। तो तीनों एक है, तो आपको तीनों का आंसर आपके सामने बिल्कुल है। ये देखिए कि उत्तर आइए, देखिए देखते उत्तर में क्या है कि औपनिवेशिक राष्ट्रवाद, स्वाधीनता संग्राम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जो सन 1945 के बाद एशिया और अफ्रीका के कुछ औपनिवेशिक राष्ट्रवादी नेताओं ने सोवियत अथवा अमेरिका से सहायता मांगी अथवा पाई और उन्हें संयुक्त राष्ट्र 1994 यहाँ 94 आएगा, सॉरी इसमें गलत हो गया है, 194 से, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। नहीं सॉरी का ये सही है कि ये इसमें कह रहा है कि अमेरिका सहायता मांगे तो पाई और उन्हें संयुक्त राष्ट्र 194 से, जिसका मुख्यालय अमेरिका में, जैसे नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निष्कपट वार्ता उम्मीद हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ इसके, और जहाँ पैराग्राफ चेंज है वहाँ से आपको पॉइंट चेंज करके लिखना है।
और आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए ये जो कुछ है ये भी आपको बता दिया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पहले देख लीजिए थोड़ा पॉइंट भी है। देखिए पहला पॉइंट आपको लिखना है, अफ्रीका अनेक नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है तो आपको कुछ कर लेना है। और देखो फिर दूसरा पॉइंट आपका आता है, नव स्वतंत्र राष्ट्रों को शीत युद्ध के दौर में था जो 1945 से 91 तक चला था आपका। ठीक है, फिर तीसरा आपका आ जाएगा, इंडोनेशिया में स्वतंत्रता सेनानी अहमद सुकर्नो जो 1901 से 1970 ने 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे इंडोनेशिया ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के 5 सिद्धांत क्या किया था, प्रतिपादित किए थे, जो ईश्वर में आस्था, मानवता, राष्ट्रीय स्वाधीनता, प्रजातंत्र और सामाजिक न्याय, जिसका अर्थ केंद्रीय आर्थिक मार्गदर्शन एवं धर्म का पुनः वितरण होना। ठीक है, फिर आपका आता है मुसलमान। ठीक है, ये छठा पॉइंट हो गया आपका। फिर भी उपनिवेशीकरण और वैश्विक राजनीतिक, ये हो गए आपके पॉइंट। ये देखिए हो ची मिन, बिल्कुल आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट दिखा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। और अगर नोट्स करना चाहते हो तो गाइस आप नोट्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फिर आपको दूसरा पॉइंट आ रहा है, 1945 के बाद भी उपनिवेशीकरण में तेजी आई थी। फिर 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने हजारों भारतीयों को जेलों में क्या किया था, घूस लिया था। लेकिन उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय और अंग्रेजों के बीच कम हिंसा हुई थी। ठीक है, ये हो गए। फिर देखिए अगला पॉइंट है, 1950 के दशक में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को एवं ट्यूनीशिया हुई थी। फिर इसी मलाई जापान विरोध की जनसेना हुई थी। ठीक है, ये आपके कुछ आंसर है। अब देखिए फिर 1945 में कोरिया में जापान के निकलने के बाद कोरिया जलडमरू हुआ था। तो आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या प्रमाण है कि चीन के साम्यवादी नेतृत्व ने 1980 से समाजवाद और विकास की अपनी संकल्पना में संशोधन कर लिया, या क्या चीनी गणराज्य ने वियतनाम स्वाधीनता संग्राम की मत पहुंचाई या हतोषित किया, या सीसीपी द्वारा 1930 से चीन के दुश्मनों के रूप में चिन्हित दो राष्ट्रों का नाम बताओ। ये तीनों एक क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपके सामने आंसर है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता दो राष्ट्रों में 1911 से 12 में एक सम्राट द्वारा क्या किया था, नियंत्रित चीनी तानाशाही प्रणाली और औपचारिक रूप से समाप्त हो गई थी और उसके स्थान पर गणराज्य बन गया था। लेकिन नया गणराज्य विदेशी अधिपत्य को हटाने में असमर्थ रहा। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट है, ये आपको देख लेना है, कर लेना है। नोट्स करना चाहो तो नोट्स भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट है, 1945 से चीन में इतिहास की संभवता भी हुई थी। ठीक है, तो देखिए आपको कर लेना है। और जहाँ जहाँ पैराग्राफ चेंज है वहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करके ये आप नोट्स कीजिएगा या पढ़िएगा। और देखिए फिर आपको तीसरा पॉइंट आ जाएगा, एक और जहाँ चीनी गणराज्य ने पश्चिमी आक्रमण तथा परमाणु हथियारों का विकास किया था। ठीक है, उसके बारे में है। तो आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दिया। अब देखिए हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि आकाशवाणी क्या है। आकाशवाणी का अर्थ है इतिहास का वर्णन कीजिए। तो देखिए आकाशवाणी आपको बता दो कि आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है, जो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी, जो 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम क्या गया, भारतीय प्रसारण सेवा मतलब इंडियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन रखा गया। बाद में 1997 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। तो आकाशवाणी का अर्थ क्या है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि आकाशवाणी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आकाश से, आकाश में आवाज़ या आकाशीय आवाज़। हिंदू पथ, जैन पथ और बौद्ध पंथ में आकाशवाणी को अक्सर स्वर्ग से मानव जाति से संचार के माध्यम के रूप में कानों में चिन्हित किया जाता है। तो कुछ आकाशवाणी, अब इनकी आकाशवाणी के इतिहास आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इनकी घरेलू सेवाएँ क्या है वो आपको देख सकते हैं। देखिए अब आता है हमारा तीसरा आंसर कि आकाशवाणी संगठन से आप क्या समझते हैं। आपको क्वेश्चन आता है आकाशवाणी संगठन से आप क्या समझते हैं। तो ये आकाशवाणी वाला चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ने का, ये गारंटी के आ सकता है आपका। ठीक है, तो आकाशवाणी संगठन से आप क्या समझते हैं। आकाशवाणी संगठन आपको हेडिंग डाल के फिर पॉइंट में आपको लिखना है कि भारत में रेडियो के प्रसारण का आकार केंद्रीय सरकार द्वारा प्रसार भारती के माध्यम से संचालित एवं प्रचलित किया जाता है। जब प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय कार्य करता है। ठीक है, तो इसका कुछ देखिए काम में इसमें लिखा हुआ है कि महानिदेशालय में कार्य को 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया। तो कौन कौन से, पहला कार्यक्रम शाखा, दूसरा तकनीकी और तीसरा है प्रशासनिक शाखा। तो तीनों का अलग अलग कार्य होता है, तो आपको लिखना है। देखिए इसकी यहाँ लिखा हुआ है इसकी परिभाषा भी, कार्यक्रम शाखा का क्या कार्य होता है, तकनीकी शाखा क्या कार्य होता है, वो आपको देख लेना और पढ़ लेना है ध्यान से। ठीक है,
फिर लास्ट में आता है प्रशासनिक शाखा क्या कार्य होता है, वो भी आपको देख लेना है। अब देखिए आपका फिर आता है क्वेश्चन आकाशवाणी के कार्यक्रम नियोजन एवं निर्माण को समझाए। तो आपको हेडिंग लिख लेना है कार्यक्रम नियोजन एवं निर्माण, और फिर उसके बाद आपको आंसर यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल सटीक आंसर लाए हैं। आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ना है जिससे कि आप बहुत आराम से पासिंग मार्क्स हासिल कर सके। फिर देखिए प्रशासन नीति है, पहला पॉइंट इसमें कर लेना है। ये कुछ आपके प्रशासन नीति माना जाता है उसके ऊपर है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता जोड़ देना तथा संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक मूल्यों का अक्षुण्ण रखना। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट टोटल आपके देखिए कितने पॉइंट है आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये देखिए आपके 12 पॉइंट ये हो गए, तो 12 पॉइंट है। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट आता है प्रश्न सहायता। अब इसमें क्या आ रहा है भाई, तो इसमें आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें भी आपके मिलेंगे। ये देखिए 8 के बाद 8 है, तो 8 के बाद 9 10, ये कोई इसके 10 पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट में हमें आता है कार्यक्रम सलाहकार समितियाँ, तो इसके भी कुछ पॉइंट होंगे, आपको देखिए पढ़ लेना है पहले आराम से। इसके भी पॉइंट है 1 2 3 4 पॉइंट ये हो गए, 5 पॉइंट हो गए आपके इसके गाइज। आप देखिए 5 पॉइंट इसके। अब देखिए चौथा आता है फिर कार्यक्रम संयोजन, जो कंपोजिशन भी से आप बोल सकते हो। तो आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले